हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हमेशा ही इसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें। और संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोगों को स्टार्ट करेंगे। 31वां लेक्चर आज हमारे इस कोर्स का रहने वाला है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है कि हम पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के साथ, जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, जिसका पहला चैप्टर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर देखा था। और आज हम उसका जो दूसरा चैप्टर है, जो डील करता है आपके फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल ड्यूटीज से और डीपीएसपी से, यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, वो तीनों के तीनों चीजों से डील करता है। तो पहले हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा काफी आसान है, तो पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जो और सोर्स हमारा है, जैसे लक्ष्मीकांत जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट। उससे पहले आप सभी लोगों से फिर से मैं एक बार इस मिशन के बारे में आप लोगों का थोड़ा सा गुजारिश करता हूं कि प्लीज जितना भी हो सकता है इस मिशन के तरफ हमारे लिए थोड़ा सा सहयोग करें, योगदान करें। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। बाकी यूपीआई आईडी की अगर किसी को जरूरत है तो वो भी यहाँ पे लिखी गई है, okul@axis बैंक। बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए भी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, हम इस बुक को स्टार्ट जो है, मतलब इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आप कह सकते हैं कि स्टार्ट इस बुक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे आर्टिकल्स वगैरह के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों जरूरी है और इनका बेसिस क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पर इस बुक में समझेंगे। क्योंकि एनसीईआरटीज में हमेशा से थोड़ा सा क्या रहता है कि एक कहानी के रूप में चीजें समझाई जाती हैं। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत वगैरह में कहानी के रूप में वहां पर चीजें नहीं समझाई जाएंगी, वहां पर आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात की जाएगी। और ये टॉपिक इस तरीके का है कि थोड़ा सा इसके पीछे आपको कहानी वगैरह अगर आप समझेंगे तो आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी और ज्यादा लंबे समय तक आप उस चीजों को रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स जो है, जो अधिकार है। ठीक है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, इसको आप लेफ्ट एंड राइट वाला नहीं समझेंगे, यह है अधिकार। और इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व, यानी कि अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए, 1982 की एक कहानी दी गई है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट एंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, कि 1982 में एशियन गेम्स जब होने थे, जब एशियन खेल होने थे, उनके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाना था। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज किया। और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब जो लेबर्स वगैरह होते हैं, उनको क्या किया, हायर किया। ठीक, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाईओवर्स एंड द स्टेडियम। फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या लेबर्स को एम्प्लॉय किया गया बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये पुअर वर्कर्स थे, तो इनके साथ क्या किया गया कि इनको काफी बुरी दशा में, यानी कि बुरी हालत में रखा गया, काफी पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा गया। और जितना सरकार ने एक मिनिमम वेज इनके लिए डिसाइड की थी, उससे कम पैसा इन लोगों को दिया गया। ठीक है, अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन एंड पेटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ सोशल साइंटिस्ट थे, ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, इनकी पुअर कंडीशन जो थी उसको इन्होंने स्टडी करा और सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जो थी, याचिका जो थी, वो दायर कर दी। और ये बोला गया कि दे आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेगार और फोर्स्ड लेबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो डाली गई, वहां पर यह बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज जो है उससे कम अगर पैसा दिया जा रहा है तो वो बेगार है। बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, जिसको बोला जाता है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो विच इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसका क्या है, वायलेशन है, या आप कह सकते हैं कि हनन है। ठीक है, कोर्ट ने यह बात एक्सेप्ट करी, कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट किया एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर
वर्क। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट किया और सरकार को निर्देश दिए कि वो जो 1000 ऑफ वर्कर्स हैं उनको एक बेसिक जो प्रिस्क्राइब्ड वेज है वो मिले, ये सरकार सुनिश्चित करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किया। ठीक है, चलिए, तो आप यहां पर समझ गए एक चीज, एक कहानी आप यहां पर समझे कि क्या था इसमें पूरा का पूरा, कि किस तरीके से वर्कर्स को जो है पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा जा रहा था और जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज है वो नहीं मिल रही थी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात उठाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और सरकार को ये निर्देश जारी किए कि इन लोगों को, ये जो वर्कर है, इन लोगों को मिनिमम वेज दिलवाना, ये सुनिश्चित करना जो है वो सरकार का काम है। ठीक है, चलिए, अब एक दूसरा इंस्टेंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो क्या है? एक कोई व्यक्ति है जिनका नाम है मचाल ललुंग। ठीक है, ये 23 साल के थे जब इनको जेल हो जाती है। ठीक है, अ रेसिडेंट ऑफ चुबुरी विलेज इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, मचाल वॉज चार्ज्ड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज। इन्होंने कुछ ग्रीवियस इंजरीज यानी कि कुछ बहुत ही भयानक इंजरीज वगैरह पहुंचाई थी, तो उसकी वजह से इनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो यह पाया गया कि इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है और इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल नहीं चल सकता। मतलब ट्रायल का मतलब होता है केस वगैरह। ठीक है, जो पुलिस कार्रवाई वगैरह पूरी चलती है, दैट इज नोन एज ट्रायल। तो वो ट्रायल चलाने के लिए बेसिकली इनकी कंडीशन जो थी वो अनस्टेबल थी और इनको एज अ अंडर ट्रायल जो है वो एक हॉस्पिटल, जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई मेंटल हॉस्पिटल है, वहां पर इनको भर्ती कर दिया। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट होता है। मचल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज इन 1967 एंड 1996 दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल। ठीक है, तो जब ये सही हो गए तो डॉक्टरों ने बेसिकली जो जेल अथॉरिटी थी उनको 2 बार पत्र लिखा, एक 67 में 1967 में और एक 1996 1996 में, कि अब ये फिट है और इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल चलाया जा सकता है। लेकिन बट नो वन पेड अटेंशन, किसी ने इस बात की तरफ को ध्यान नहीं दिया एंड मचाल लुलुंग जो थे वो जुडिशियल कस्टडी में ही हमेशा रहे। ठीक है, मचाल लुलुंग वॉज रिलीज इन जुलाई 2005, तो इनको जो रिलीज किया गया वो जुलाई 2005 में किया गया। तब तक इनकी उम्र जो थी वो 77 साल की हो गई थी। 23 साल में अरेस्ट किया गया था, 77 साल तक इनको जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ा। ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। कभी इनके खिलाफ केस हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनका केस अलग था। हुआ क्या था कि आपने जैसे पढ़ लिया कि मेंटली अनस्टेबल थे, तो जब इनका इलाज वगैरह चला तो डॉक्टरों ने ये बात बोली कि अब ये फिट हो चुके हैं, इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है। लेकिन इनकी बात किसी ने मानी नहीं डॉक्टरों की और इनके खिलाफ कभी भी जो है वो केस चला ही नहीं। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन्ड आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ द अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। तो इनको छोड़ा कब गया और किस बेसिस पे छोड़ा गया? कि एक टीम बनाई गई थी, किसके द्वारा? बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके द्वारा एक टीम बनाई गई थी और वो टीम क्या इंस्पेक्शन कर रही थी कि किसी भी राज्य में अंडर ट्रायल्स की स्थिति क्या है। ठीक है, उनका जब इंस्पेक्शन चल रहा था तो इनका केस सामने आया और जब उन्होंने देखा कि इनके खिलाफ इस तरीके का केस है और इतने सालों से ये यहां पर है, तो इनको फिर छुड़वा लिया गया जुलाई 2005 में जाके। ठीक है, अब मचल्स जो है उनकी एंटायर लाइफ यानी कि जो पूरी जिंदगी है वो बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। एक प्रॉपर ट्रायल जो है वो उनके खिलाफ कभी भी नहीं हुआ। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो हर किसी व्यक्ति को एक राइट देता है, एक अधिकार देता है, किसका? लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जिंदगी का और एक लिबर्टी का। लिबर्टी का अभी हम बात कर चुके हैं अपने प्रियम्बल, जब हमने पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ी थी। लिबर्टी का मतलब होता है एक तरीके से आजादी। ठीक है, This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trials, कि उसके खिलाफ फेयर ट्रायल होने चाहिए और स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। मतलब इस तरीके का केस भी नहीं है। अब यहां पर तो देखिए ट्रायल हुआ ही नहीं है ना। तो मचल्स केस shows what happens when rights granted by the constitution are not available in practice। तो यहां पर देखिए जो राइट है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है तो सही, ठीक है, लेकिन इस राइट का होने का जो फायदा है वो मचल जो व्यक्ति थे इनको नहीं मिला, क्योंकि वो जो राइट था वो कभी इनके खिलाफ यूज किया ही नहीं गया। ठीक है,
मतलब इनका कह सकते हैं कि राइट का प्रॉपर जो यूज है वो इनके खिलाफ नहीं किया गया और इनके केस में नहीं किया गया, तो वो राइट का होना या नहीं होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहली कहानी थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाली, वहां पर भी वायलेशन ऑफ राइट्स तो हुआ था जब उन लोगों को पैसे जो थे, जो वेज थी वो कम मिल रही थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ है, बट इट वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया एंड एज अ रिजल्ट वर्कर्स कुड गेट दैट व्हाट वाज ड्यू टू देम इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटफुल वेजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी, उनकी याचिका को स्वीकार किया और सरकार को यह निर्देश दिए कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि इनको जो मिनिमम वेज है वो मिले। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स। ठीक है, वहां पर यह देखा गया कि जो इनका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसका क्या हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दखल दिया, तो इसलिए इनका जो है वर्कर्स को जस्टिस मिल सका, न्याय मिल सका। ठीक, दूसरे केस में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख ही रहे हैं कि दूसरे केस में ट्रायल जो है वो चला ही नहीं कभी, जो माचा ललोंग का केस दिया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं बिल ऑफ राइट्स। Both these examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights। ठीक है, यहां पर देखिए दो चीज दी गई है, एक तो है हैविंग राइट्स, एक तो है कि अधिकार का होना, और दूसरा है इन अधिकार का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, यानी कि वाकई में लागू कराना। सिर्फ अधिकारों का होना जो है वो अपने आप में काफी नहीं है, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक इसका फायदा जो है वो किसी को भी नहीं मिलेगा। A democracy must ensure that individuals have certain rights and the governments will always recognize these rights। ये फिर से वही दो बात की गई है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसी भी लोकतंत्र में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं और गवर्नमेंट जो है विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, गवर्नमेंट्स उन राइट्स की पहचान भी हमेशा जो है वो करेगी। Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself। ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है, आप कह सकते हैं सारे के सारे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर, जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर, कि जो लोगों के राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द सिटीजन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाए। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स कुछ नहीं है, बिल ऑफ राइट्स एक इस तरीके के कुछ राइट्स हैं, कुछ लिस्ट ऑफ राइट्स हैं, कुछ लिस्ट ऑफ अधिकार हैं जो मेंशन किए गए हैं और जिनको प्रोटेक्ट करता है कौन, आपका संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम thus acting against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is violation of these rights। तो संविधान में लिखने का, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का इनको फायदा क्या है? इसको लिखने का यह फायदा है कि वो सरकार इस तरीके के कोई भी जो राइट्स हैं उनको क्या है, प्रोहिबिट नहीं कर सकती है, इनमें प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और अगर मान लीजिए इन राइट्स का कहीं पर वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उनको रेमेडी यानी कि उसके खिलाफ रेमेडी कराना, या आप कह सकते हैं कि उन राइट्स के वायलेशन को रोकना और वापस से उन राइट्स को, जिन व्यक्ति के राइट्स को वायलेट किया गया है, वापस से उस व्यक्ति को यह राइट्स दिलवाना जो है सुनिश्चित करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम whom does a constitution protect the rights of an individual? अब बात यह आती है, यहां पर यह लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट करता है, तो पूछा यह जा रहा है कि किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे खतरा है उन राइट्स को। अब राइट ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई किसी व्यक्ति के राइट्स, किसी व्यक्ति के अधिकार जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी छीन सकती है। इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस समय बेसिकली क्या है कि सरकार की मदद, या आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है वो हर व्यक्ति को चाहिए। सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसलिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात को लेकर बाध्य हो, इस बात को लेकर बाउंड हो कि वो हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन करेगी। ऑन दी अदर हैंड दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर आप लोगों को पता है क्या होता है, विधायिका। ठीक है, दिस इज योर विधायिका। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब आप लोगों को पता है कार्यकारी। ठीक है, इसके बाद है ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग मे वायलेट द राइट्स ऑफ द
पर्सन। तो सिर्फ बात यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति, किसी व्यक्ति के जो अधिकार है वो कोई दूसरा व्यक्ति या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही उसका वायलेशन करे या उसको मतलब उससे खतरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है या फिर जुडिशरी, इन सब से भी व्यक्ति के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनका वायलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक आप लोग एक कहानी के माध्यम से ये समझे, जो दो हमने कहानियां समझी, वहां पर आपने देखा कि सिर्फ राइट्स का होना ही जो है वो जरूरी नहीं है, सिर्फ राइट्स का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका रियल इंप्लीमेंटेशन होना, यानी कि वाकई में उनका लागू होना भी जो है वो उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमने देखा कि बिल ऑफ राइट्स क्या है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, यानी कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी की नजर से हम यहां पर पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में डिटेल में, मैं कहूंगा फिर से डिटेल में जो है हम जब लक्ष्मीकांत कवर कर रहे होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, तो वहां पर देखेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। तो जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय ही हमारे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने मतलब उनको ये पता लग गया था कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और ये होने चाहिए। और ब्रिटिश रूलर से उन्होंने इस बात की मांग भी रख दी थी, डिमांड भी रख दी थी कि हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाए। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड द बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928। तो 1928 में ही एक मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, उसने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड या मांग जो थी वो रख दी थी। It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinion on the inclusion and protection of rights in the constitution। ठीक है, तो लोगों को जब उस समय पहले ही पता लग चुका था, नेताओं को, कि इसकी क्या महत्वता है, क्या जरूरी है और इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो जब बाद में हमारा देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान बना खुद का, तो उस समय किसी को भी लेकर मतलब कहीं पर भी टू ओपिनियंस नहीं थी, मतलब कोई भी किसी का भी दो राय नहीं थी। ठीक है, हर व्यक्ति जो था इसमें एक मत था कि ये राइट्स जो है इनका इंक्लूजन करना भी जरूरी है और इनका प्रोटेक्शन करना, यानी कि इनकी रक्षा करना भी जो है वो जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। The Constitution listed the rights that would be especially protected and called them fundamental rights। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही है, वहां पर बहुत सारे राइट्स हैं, लीगल राइट्स भी है, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनको अलग से आइडेंटिफाई किया गया है और स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, और ऐसे राइट्स को बोला गया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट that these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provisions for their protection। सवाल पूछा जाता है कि why the rights, fundamental rights are called fundamental, या फिर ये rights fundamental in nature कैसे हैं। ठीक है, तो ये राइट्स आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली लिस्ट किया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिया गया है और इनके प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस, या आप कह सकते हैं कि विशेष प्रावधान इनके प्रोटेक्शन को लेकर, इनकी रक्षा करने को लेकर भी दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज का प्रावधान भी दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराना, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा गया है कि ये इंश्योर करना भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही आएगा कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो नहीं हो सकता। आगे दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। फिर से वही बात है, फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ये बाकी जितने भी हमारे राइट्स हैं उनसे अलग है। While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे लीगल राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है,
लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहां पर मतलब जो ये पैराग्राफ चल रहा है बेसिकली यहां पर आप कह सकते हैं कि हम एक तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन द ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट के फॉर्म में 2 कॉलम्स में लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग जो होता है, स्पेशली हम लोग अब तक थोड़ा बहुत चीजें जान चुके हैं, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी वगैरह से जिस तरीके से हमारे ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस चलती है, तो उस तरीके से हम ऑर्डिनरी राइट्स को तो जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान का संशोधन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी सी बात की है, हमने एक कंसेप्ट समझा है दैट इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और वहां पर हमने बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिसबैलेंस या कह सकते हैं कि उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको चेंज नहीं कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये बातें हम लोग जो है अभी तक का जितना हमने इस पॉलिटी की पढ़ाई करी है, जितना कोर्स में पढ़ा है, उसके आधार पर हम इतनी चीजें जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम। ठीक है, तो सरकार का कोई भी अंग है, जो भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन है, वो इस तरीके से काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो। ठीक है, as we shall study below in this chapter, judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights from violations by actions of the government। ठीक है, जुडिशरी के पास ये पावर है कि अगर मान लीजिए कभी गवर्नमेंट द्वारा इस राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो जुडिशरी जो है वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि अभी बाद में जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अपेलेट जुरिसडिक्शन लगता है। जैसे मान लीजिए कोई और केस है तो आप वो पहले लोअर कोर्ट में लड़ेंगे, लोअर कोर्ट में अगर वो केस का नतीजा आता है, आप उस नतीजे से खुश नहीं है तो आप फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ अपेलेट जुरिसडिक्शन। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और आपको कोई भी वहां पर जाने से डायरेक्टली नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बाद में डिटेल में और अच्छे से समझेंगे कि किस प्रोविजन के तहत जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दीज वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और रेस्ट्रिक्ट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर। ठीक है, ये भी हम थोड़ा बहुत बात जो है अपने अमेंडमेंट वाले पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव के यानी कि जो कार्यकारी हमारी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हमारी है, जो लेजिस्लेटिव हमारी है यानी कि जो विधायिका हमारी है, उनके एक्शंस को भी इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या फिर इनको अगर अनरीजनेबल मैनर में यानी कि कह सकते हैं कि बिना किसी कारण के रेस्ट्रिक्ट करते हैं या इनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, अगर ऐसे कोई कार्य एग्जीक्यूटिव द्वारा किए जा रहे हैं या लेजिस्लेटिव द्वारा किए जा रहे हैं तो जुडिशरी जो है उनको इलीगल ठहरा सकती है। इनडायरेक्टली हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 को लेकर। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इस तरीके के आर्टिकल को या किसी भी इस तरीके के लॉ को या किसी भी इस तरीके के एक्शन को नल एंड वॉइड करार दे सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 13 क्या है जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी परेशान मत होइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी एनसीईआरटी से हम लोगों ने स्टार्ट इसलिए किया है ताकि हम थोड़ा सा अपना एक बेस बनाते चले। वंस द बेस इज बिल्ट देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, फाउंडेशन टू एपेक्स, यही है। चलिए आगे देखिए,
हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ध्यान रखेंगे वर्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि उसका कारण वगैरह है कि उसके किस कारण के तहत जो है वो लगाई जा रही है। जैसे कि इमरजेंसी वगैरह जब लगती है देश में, ठीक है, आपातकाल जब लगता है तो उस समय कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसमें आप ये नहीं कह सकते उस समय आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं, ऐसा उस समय फिर वो केस लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक राइट दैट इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हम देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, दीज आर इमेजिनरी सिचुएशंस, ये हालांकि इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन सिमिलर थिंग्स डू हैपन, इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं और हो सकती हैं, कैन हैपन, ठीक है। डू यू थिंक दे इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इन कहानियों में है या इन सिचुएशंस में है या नहीं है, आइए पढ़ के देखते हैं। स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज, एक व्यक्ति है स्वदेश कुमार, वो अपने गांव जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं अपने विलेज। ही इज अकंपनीड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वो उनके साथ उनके एक मित्र, उनके एक दोस्त भी हैं। दे डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी एट अ विलेज रोड साइड होटल, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो एक उनके विलेज की रोड साइड होटल है वहां पर वो चाय पीने के लिए रुकते हैं। द शॉपकीपर न्यू स्वदेश कुमार, शॉपकीपर स्वदेश कुमार को तो जानते हैं क्योंकि वो उसी गांव के थे, ठीक है, उनके दोस्त को वो लेकिन नहीं जानते हैं, चाय वाले जो है। तो व्यक्ति जो चाय वाले हैं वो उन व्यक्ति का, ये जो उसके दोस्त होते हैं स्वदेश कुमार का, उनका नाम जानना चाहते हैं। और नाम क्यों जानना चाहते हैं? टू नो हिज कास्ट, उनकी जाति जानने के लिए। आफ्टर दिस द शॉपकीपर सर्व्ड टी टू स्वदेश कुमार इन अ नाइस मग while his friend was given tea in an earthen cup because he was a दलित, ठीक है। तो नाम जब उस व्यक्ति ने, जब वो दुकानदार ने उनका नाम पूछा तो वो ये समझ गए कि जो ये दोस्त हैं, स्वदेश कुमार के जो दोस्त हैं, वो एक दलित है। दलित का मतलब आप कह सकते हैं कि कैसे बताएं इसको आप, मतलब छोटी जाति कह सकते हैं आप, ठीक है। दलित का मतलब हो गया बेसिकली कोई छोटी जाति के हैं, ठीक है, नीची जाति के हैं कह सकते हैं। तो वहां पर क्या है कि अब इसमें यहां पर देखिए भेदभाव दिखाया गया है, ठीक है, कि स्वदेश कुमार को तो वो जानते थे, तो उनको तो एक बढ़िया से मग में जो है चाय दी जाती है, लेकिन जो ये व्यक्ति जो दलित थे, जो इनके दोस्त थे, उनको चाय जो है वो अर्धन कप में दी जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिट्टी के एक बर्तन में इनको चाय दी जाती है। तो यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि भेदभाव जो है वो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और वो भी किस बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक। चलिए आगे देखिए। An order is served to 4 news readers of a television channel that they would no longer read the news on screen, ठीक है। जो न्यूज रीडर्स होते हैं टेलीविजन चैनल में, आप लोग देखते हैं जो न्यूज एंकर्स वगैरह होते हैं, उनको एक ऑर्डर दिया गया है, एक आदेश जारी किया गया है कि अब वो स्क्रीन पे न्यूज जो है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और वो सारी की सारी जो थी महिलाएं थी, और इसके पीछे उनको कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि उनकी जो उम्र है वो 45 साल से ज्यादा है, तो अब आप लोग जो है स्क्रीन पर न्यूज नहीं पढ़ेंगे, ये बोला गया है। लेकिन 2 मेल न्यूज रीडर्स अबव द सेम एज आर नॉट बेयर्ड फ्रॉम प्रेजेंटिंग द न्यूज, ठीक है। तो 2 पुरुष न्यूज रीडर्स थे, ठीक है, उनको, वो भी इससे ज्यादा एज के थे, 45 साल की जो एज बताई गई है उससे ज्यादा थे, लेकिन उनके ऊपर ये पाबंदी जो है नहीं लगाई गई। तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो ये एज का क्राइटेरिया इन लोगों को बताया गया वो मान्य नहीं है, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि दिखावे वाली बात है, सिर्फ कहने वाली बात है। उनको भेदभाव किया गया है किसके आधार पर? उनके साथ भेदभाव किया गया है सेक्स के आधार पर या लिंग के आधार पर, कि पुरुषों को मना नहीं किया गया है, पुरुषों को काम जारी रखने के लिए कहा जा रहा है, और महिलाओं को बेसिकली मना कर दिया गया है। तो आप साफ कह सकते हैं कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। यहां पर मैं भी आपको मार्क करा दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, जो पहला वाला केस है उसमें, और दूसरे केस में इट इज बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर या सेक्स आप कह सकते हैं। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड, क्या क्या इस तरीके के जो भेदभाव है वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए बना है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस
इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर सभी का इक्वल एक्सेस जो है वो होना चाहिए, जैसे कि दुकानें हैं, होटल है, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वेल्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इन चीजों के आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर, रेस मतलब नस्ल के आधार पर, कास्ट मतलब जाति के आधार पर, सेक्स मतलब लिंग के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर इन जगहों पे जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस। तो यहां पर ये जो ऊपर बेसिस दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में भी इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव उस व्यक्ति का नहीं किया जा सकता है। दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। तो पहले से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में इक्वल एक्सेस जो थी वो लोगों को नहीं मिलती थी, तो इसलिए इस तरीके के राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देख लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की एक प्रैक्टिस यहां पर चलती थी, एक परंपरा यहां पर चलती थी, इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी को जो दर्शाता है वो सबसे क्रूड एक फॉर्म है, ठीक है, सबसे निर्दयी फॉर्म है। दिस हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। अंडर द राइट टू इक्वालिटी जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, द सेम राइट also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field। ठीक है, मिलिट्री फील्ड और एकेडमिक फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, एक्सेल किया हुआ है, वो लोग जो है उनको कुछ टाइटल्स दिए जा सकते हैं, बाकी लोगों को टाइटल्स जो है वो नहीं दिए जा सकते। ठीक है, thus right to equality strives to make India a true democracy by ensuring sense of equality of dignity and status among all its सिटीजन्स। ठीक है, तो ये जो राइट टू इक्वलिटी है इसका क्या काम है, ये भारत को एक ट्रू डेमोक्रेसी यानी कि एक कह सकते हैं सच्चा लोकतंत्र बनाने की तरफ को काम कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी। ठीक है, एंड स्टेटस, यानी कि डिग्निटी का भी इक्वलिटी होनी चाहिए, स्टेटस की भी इक्वलिटी होनी चाहिए सारे के सारे नागरिकों के बीच में। ठीक है, हमने प्रियम्बल तो पढ़ा ही है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि हैव यू रेड द प्रियम्बल। हाँ बिल्कुल, हम प्रियम्बल तो पढ़ के आए हुए हैं। हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वलिटी? यू विल फाइंड दैट द प्रियम्बल मेंशन टू थिंग्स अबाउट इक्वलिटी। क्या बोलता है प्रियम्बल? देखिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉयज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली यह है अवसर की समानता, इसको बोला जाता है अवसर की समानता, कि हर व्यक्ति के पास अवसर जो है उनकी समानता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी के पास ज्यादा अवसर है, किसी के पास कम अवसर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अवसर की समानता जो है वो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में ऐसा भी है, कुछ काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज हैं। व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन? जैसे कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज क्लैरिफाई की हुई है इस रिगार्ड में। देखिए, दैट द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह चीज लिखी गई है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम यानी कि कुछ विशेष योजनाएं, कुछ विशेष कदम उठा सकती है। किसके लिए? कुछ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, जैसे कि चिल्ड्रन है, विमेन है एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशंस इन जॉब्स। आपने जो जॉब्स हैं, ठीक है, वहां पर या जब एडमिशन वगैरह होता है वहां पर रिजर्वेशन या आरक्षण को लेकर बात जो है वो सुनी होगी। तो उसका मतलब क्या है? और आपने कभी हो सकता है कि इस बात को लेकर आश्चर्य भी किया हो कि वाई आर रिजर्वेशंस इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। हम एक तरफ से तो बात कर रहे हैं समानता की यानी कि इक्वलिटी की, और फिर हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन देने की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16(4) यानी कि आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल या आप कह सकते हैं कि क्लॉज 4 में यह चीज लिखी गई है कि दैट अ पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन जो है वो नहीं है। इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो लोगों को आप कह सकते हैं कि इसकी ज्यादा जरूरत है, यानी कि कुछ इस तरीके के सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि चिल्ड्रन है या फिर महिलाएं हैं
या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, तो उन लोगों को भी आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस तरीके के आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए इसको यहां पर इतना ही रखते हैं। हम थोड़ा सा ये जो जितने आर्टिकल्स यहां पर एक बार ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, थोड़ा सा इनके हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इनको बाद में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे कोई क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो इस बुक को स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यह है कि फिर ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, छूटेंगी नहीं। तो इसे थोड़ा सा इसको यहां पर कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट थर्ड जो है हम देखेंगे आर्टिकल उसमें दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में बात की थी, हमने स्टार्ट कर लिया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ढंग से। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हमने बात करी, आर्टिकल 1 to 4 तक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी सिटीजनशिप को लेकर। तो सिटीजनशिप हमारा कहां से कहां तक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक, इसके बाद 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है पार्ट थर्ड में। ठीक है, दिस इज योर पार्ट 1 और दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, और ये है आपका पार्ट थर्ड। ठीक, इसमें देखिए आर्टिकल आप देख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, ये आर्टिकल 14 to 18 है। इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो 14 है। 12 और 13 क्या है वो आप यहां पर मत पूछेगा। 12 में जो है स्टेट ऑफ डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है। ठीक है, और 13 में आपको बता चुका हूं, 13 इज लाइक योर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से गारंटर है, और उसी से कंसेप्ट निकल के आता है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट वहां से निकल के आता है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये है 14, ये है 15। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस, ये जो है दिस इज 14। अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज 16, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज 17 एंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज आर्टिकल 18। ठीक है, इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है ये आपका दिया गया है 19 से लेकर 22 तक। इसमें जो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम के ये सारे के सारे दिए गए हैं, दीज आर ऑल इन 19। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दिस इज इन 20। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज 21। Right to education is also one of the fundamental rights now mentioned under Article 21A, and protection against arrest and detention in certain cases is Article 22. ठीक है, इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देख लीजिए, 23-24 में दिया गया है। 23 और 24 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इज इन 23। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस जॉब इज 24। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 में मेंशन है। इसमें कौन कौन से हैं देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इज इन 25। मैनेज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26, केशवानंद भारती का केस ध्यान रखिएगा आर्टिकल 26 से। ठीक है, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन 27, एंड फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 28। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, protection of language, culture and minorities 29, and right of minorities to establish educational institutions 30. right to constitutional remedies article 32, 31 जो है वो रिपील हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 32 की right to move the courts to issue directions, order and writs for the enforcement of the rights। ठीक है, rights to constitutional remedies कि अगर आपके कभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका हनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंदर में जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे राइट्स पे क्या है, आपको कौन कौन से आर्टिकल में है ये मैंने बता दिए। क्लास 11th के जो बच्चे हैं हमारे, अगर वो सिर्फ इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ से थोड़ा सा जो है वो नॉलेज ले सकते हैं, और इन आर्टिकल्स को आप एज इट इज जो मैंने आपको बता दिए हैं नंबर्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम इस कोर्स को, इस बुक को है, इस चैप्टर को अगले पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस फुल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एक सोर्स पे टिके रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत हमारा बेस रहेगा, लेकिन डीडी वासु का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। अभी तक जो लोग आप इस कोर्स को देख रहे होंगे, आप लोगों को पता लगा होगा कि सिर्फ लक्ष्मीकांत यहाँ पर कवर नहीं हो रही है। एनसीईआरटी मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर इंपॉर्टेंट होती चलेगी, एनसीईआरटी को भी हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अगर कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, और बाकी जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिस ना हो पाए। और कुछ दिनों तक अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप खुद ब खुद जो डिफरेंस है और चैनलों से और इस चैनल में, आप जो है वो डिफरेंस खुद महसूस
कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कुछ दिनों का हमें मौका दीजिए, ट्राई करके देखिए हमारे चैनल को, जो कंटेंट वगैरह यहाँ पर है, और उसके बाद फिर जो आपका फैसला होता है वो आप खुद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कीजिए। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज पूछना चाहते हैं या कुछ चीज बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए, और बाकी मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि इसका जो फुल कोर्स चल रहा है वहां पर आप जाके वेबसाइट में जरूर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मिल रही हैं। और कुछ चैप्टर्स की अपडेट हो चुकी है, कुछ चैप्टर्स की अपडेट होनी बाकी है। जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि थोड़ा सा हमारे पास मैन पावर की, रिसोर्सेज की थोड़ा सा कमी है, तो कभी कभी चीजें थोड़ा सा अपडेट वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको वहां पर मिल रही हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वहां पर मिलेंगे। थोड़े समय के बाद हो सकता है कि क्विजेस वगैरह भी मिले। फिलहाल एक हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था, चैप्टर रिवीजन क्विज, दैट इज सीआर क्विज का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिवीजन कराने के लिए 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना हुआ है, 20 मिनट का। सिर्फ 20 मिनट में आप उस टेस्ट के थ्रू जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर है उसको ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 95 to 100% रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट को बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा, वहां पर क्वेश्चंस वगैरह काफी अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह काफी अच्छा दिया गया है। हर तरीके के क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूपीएससी के लेवल को ध्यान में रख के वो टेस्ट डिजाइन किया गया है। तो जरूर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अपने फीडबैक समय देते रहे, और जो लोग अटेम्प्ट नहीं करे हैं अभी तक, जिनको अभी पता लगा है, वो लोग जाके वेबसाइट पे उस कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए, और जाके वो जो सीआर क्विज है उसको भी जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।